हेलो फ्रेंड्स। पिछला वीडियो में हमने 11वीं कक्षा के गणित में एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने जाना संबंध, प्रांत, परिसर, इन सभी के बारे में हमने समझा था। अब हम प्रारंभ करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के बेसिक को, जिसमें हमें जानना है फलन अर्थात फंक्शन के बारे में। हम कह सकते हैं कि वैसा नियम जिसकी सहायता से एक अवयव से एक नए अवयव को प्राप्त किया जा सके फलन कहलाता है, या इसे ही आप कह सकते हैं। चलिए इसे हम लिख लेते हैं, फलन। वैसा नियम जिसकी सहायता से एक अवयव से एक नए अवयव को प्राप्त किया जा सके फलन कहलाता है। आप फलन की इसके अतिरिक्त और भी परिभाषाएं दे सकते हैं, जैसे कि यदि, अथवा देकर के हम यहाँ पे लिख देते हैं, यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हो, अरिक्त समुच्चय इस प्रकार हो कि ए के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब, यहाँ पे हम इसमें प्रांत जोड़ सकते हैं। प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब सहप्रांत बी में प्राप्त हो तो इसे ए से बी में एक फलन कहते हैं। इसे f such that a tends to b से सूचित करते हैं। ओके, तो इस प्रकार हमने फंक्शन की दो परिभाषा हमने दिया। पहला, वैसा नियम जिसकी सहायता से एक अवयव से एक नए अवयव को प्राप्त किया जा सके फलन कहलाता है। यहाँ पे हम लोग जोड़ना चाहें तो यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, इसे fx या y से सूचित करते हैं। तो एक परिभाषा तो हमारा ये हो गया, और इसे यदि हम समझें तो इसका मतलब क्या है सो समझ लेते हैं। मान चलिए कि हम fx बराबर लिखते हैं x²। तो यदि हम x के जगह पे कोई भी वास्तविक मान रखें, जैसे कि हम यहाँ पे यदि हम 1 रखें, तब तो हमें 1 का स्क्वायर अर्थात 1 ही मिलेगा। लेकिन यदि हम 2 रखते हैं तो x की जगह पे यदि हम 2 को डालें तो यहाँ भी x के जगह पे 2 का रखना होगा, अर्थात 2 का स्क्वायर अर्थात हमें
4 मिल जाएगा। तो हम इस प्रकार पाते हैं कि एक अवयव को रखने पर एक नया अवयव हमें प्राप्त होगा। यदि आप यहाँ पे 3 को रखो तो आपको 3 का स्क्वायर अर्थात 9 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह भी क्या चीज़ है, यह भी एक फलन है, क्योंकि इसके सहायता से हम एक अवयव से एक नए अवयव को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसे समझने की बात करें तो दूसरा हमारे परिभाषा था कि यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो, अरिक्त मतलब अमतलब न, रिक्त मतलब खाली, अर्थात वैसा समुच्चय जो रिक्त नहीं हो, जिसमें कोई ना कोई अवयव होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि कोई समुच्चय है यहाँ पर ए और कोई समुच्चय दूसरा है यहाँ पे हमारा बी। तो इस प्रकार से अरिक्त है, अरिक्त मतलब इसमें भी कोई अवयव है और इसमें भी हमने मान लिया कोई अवयव है। ठीक है, इस प्रकार हो कि ए के प्रांत हो कि प्रांत ए, आपको यदि याद हो तो हमने कहा था जिससे रिलेशन जाता था उसको कहते थे प्रांत और जिसमें जाता था उसको कहते थे सह प्रांत, अर्थात ये होता है आपका प्रांत और इधर वाला होता था सह प्रांत। और जो जो इसका रिलेटिव होता था उसको हम कहते थे परिसर। तो प्रांत ए अर्थात इसका प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब सहप्रांत बी में मिले, मतलब इसमें से जो भी अवयव है सबका एक एक प्रतिबिंब उसमें होना चाहिए। जैसे कि इसका एगो प्रतिबिंब, मान चलिए कि इसका ये है, इसका ये है, इस प्रकार से। तो प्रांत में जितना भी है सबका उसमें एक तो होना चाहिए, भले ही उसमें वाला इसमें का कोई प्रतिबिंब है कि नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसमें जो भी होगा वह उसमें होना चाहिए। और कितना होना चाहिए, सहप्रांत बी में हो वह कितना होना चाहिए, एक और केवल एक, अर्थात एगो का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तब इसको हम कहेंगे ए से बी में एक फलन कहलाएगा और इसको सूचित करेंगे एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी से, अर्थात ए से बी में एक फंक्शन है। तो इस स्थिति में इसको हम इतना कहते हैं। तो हमें लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि फलन क्या है। अब हम समझते हैं कि हम फलन को पहचाने कैसे, कब वो फलन होगा और कब नहीं होगा। तो देखते मान लेते हैं कि हमने एक फंक्शन आपको दिया ए बी, जिसमें फंक्शन ए से बी में जा रहा है। तो याद रखिएगा कि जैसे मान के चलो, अभी हम उसी बात को फिर से थोड़ा सा दोहरा देते हैं, 1 2 3 4 1 का, तो हमने कहा था जिससे रिलेशन जा रहा था अर्थात इससे जा रहा है तो इसको हम कहते थे प्रांत, और जिसमें जा रहा है इसको हम कहते थे सह प्रांत, और जो जो इसका रिलेटिव बना अर्थात 1 2 और 3 इसको हम कहते थे परिसर। अब इसमें यदि हम बात करें, ये तो हमने संबंध में पढ़ा था, यदि इसके अंतर्गत फंक्शन के अंतर्गत हम बात करें तो ए बी सी से जो हम उसमें परिसर में जो भी इसका संबंधी बन रहा है इसमें संबंध होता है प्रतिबिंब का, अर्थात ए का प्रतिबिंब है, ए का प्रतिबिंब 1 हुआ, उसी प्रकार बी का प्रतिबिंब 2 है और सी का प्रतिबिंब 3 है। उसी प्रकार यदि हम उधर से इधर की ओर देखें तो एक का पूर्व प्रतिबिंब या इसी को आप कह सकते हैं प्राक प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब या प्राक प्रतिबिंब। तो 1 का पूर्व प्रतिबिंब है ए, ठीक है, 2 का पूर्व प्रतिबिंब है बी, उसी प्रकार 3 का पूर्व प्रतिबिंब हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से हम कहें तो इसमें से उसमें होगा प्रतिबिंब, ए से बी में होगा तो उसको हम कहेंगे प्रतिबिंब, और बी से ए की बात कहें तो वह होगा पूर्व प्रतिबिंब या प्राक प्रतिबिंब। ओके, तो अब हम फंक्शन की पहचान को समझते हैं। मान लीजिए कि एक फंक्शन आपको दिया गया है ए और एक फंक्शन है बी। यदि इसमें हम अवयव ले लें 1 2 3 और यहाँ पर ले लें ए बी सी डी,
और यदि हम इस प्रकार से इसका बना दें, इसका प्रतिबिंब 1 का प्रतिबिंब A है, 2 का प्रतिबिंब B है और 3 का प्रतिबिंब B है, तो फंक्शन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसे माने पिता और इसे मान लें पुत्र, अर्थात 1 का पिता A तो 1 का पिता 1 ठो है, ये संभव है। 2 और 3 ऐसा है जिसका पिता है B, और C D पिता है जिसका पुत्र इसमें नहीं दिया है, जिसका पुत्र नहीं है, अर्थात ये फंक्शन है, फलन है। और वैसे भी देखें तो प्रांत में जो भी अवयव है सबका केवल एक ही प्रतिबिंब है, 1 का भी एक ही है A, 2 का भी एक ही है B और 3 का भी एक ही है B। उसी प्रकार यदि हम एक और उदाहरण लें, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे अब हम ले रहे हैं ABC और इसमें ले रहे हैं 1 2 3 4। अब यदि हम ऐसा ले लें कि 1 का प्रतिबिंब है, 1 का प्रतिबिंब 2 है, फिर B का प्रतिबिंब है और C का प्रतिबिंब, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अब देखें तो ये था, इसको हम पुत्र मानते हैं, पहला को पुत्र मानते हैं और बादला को पिता मानते हैं। तो देखिए ये एक ऐसा पुत्र है जिसका 2 पिता है, ये स्थिति संभव नहीं है, इसलिए इसमें कहेंगे फलन नहीं है, अर्थात 1 और 2 का एक ही पिता है, एक ही पुत्र है, ये स्थिति संभव नहीं है। या वैसे ही आप कह सकते हो कि हमने परिभाषा भी कहा था कि प्रांत में जो भी अवयव होगा उसका केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, जबकि A का 2 प्रतिबिंब हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ और भी उदाहरण को देख लेते हैं। मान लेते हैं A और B एक फंक्शन है इस प्रकार से कि इसमें A एक अवयव है, सपोज दैट A B C, और यहाँ पर है D। अब A का प्रतिबिंब भी D है, B का प्रतिबिंब भी D है और C का प्रतिबिंब भी D है। तो यहाँ पर देखें 1 का एक ही प्रतिबिंब है, B का भी एक ही और C का भी एक ही है। और यदि हम पिता पुत्र के आधार पर समझें तो A B C 3 गो पुत्र है जिसका पिता D है, और ये स्थिति संभव है, इसलिए हम कहेंगे ये भी फलन है। लेकिन यदि इसका अपोजिट में होता कि इधर में रहता यदि D और उधर में होता ABC, और तब ये इस प्रकार से होता, तो देखिए D एक ऐसा है पुत्र है जिसका 3 पिता है, यह स्थिति संभव नहीं है, इसलिए इसमें कहेंगे फलन नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से आप आसानी से ये समझ सकते हो कि फंक्शन कब होगा कब नहीं होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 3 4 और इसमें ले लेते हैं ABC, एक फंक्शन है। अब यदि 1 का प्रतिबिंब मान लिए A है, 2 का प्रतिबिंब B है, 3 का प्रतिबिंब C है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसमें पुत्र होता था, उसमें पिता होता था। तो पुत्र में यदि देखें तो 1 2 3 तो पुत्र है जिसका एक ही वो अपना पिता भी है, लेकिन 4 एक ऐसा पुत्र है जिसका पिता नहीं है। तो क्या कैसा संभव है कि पुत्र हो उसका बिना पिता का पुत्र हो? ऐसा तो संभव है नहीं, अर्थात ये भी फलन नहीं है। और नियम के अनुसार भी कहिए तो हमने कहा था प्रांत के प्रत्येक अवयव, प्रांत अर्थात ए यदि इसको मानते हैं, इसमें जितना भी अवयव होगा सबका एक और केवल एक ही उसमें होना चाहिए। तो हमें लगता है कि अब आप फंक्शन में फलन कब होगा और नहीं होगा ये आप पहचान अब कर सकते हैं। तो अगला देखते हैं फलन के प्रकार। फलन में हमें 11वीं कक्षा में वास्तविक फलन के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला है तत्समक फलन। तत्समक फलन। दूसरा है बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन। तीसरा है अचर फलन। अचर फलन। चौथा है
परिमेय फलन। पांचवा है चिन्ह फलन। छठा है मापांक फलन। और सातवां है महत्तम पूर्णांक फलन। तो वास्तविक फलन 11वीं कक्षा में हमें इतने प्रकार के पढ़ने हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि फंक्शन इतने ही प्रकार के होंगे। आप जब 12th में जाओगे तो इसमें कुछ और भी फलन जुड़ जाएंगे, जैसे में एक फलन, आच्छादी फलन, एक आच्छादी फलन। इस प्रकार से 3 फलन आपको वहाँ भी मिलेंगे इसके अतिरिक्त। और ये भी फंक्शन की आवश्यकता आपको 12th में पड़ेगी। तो हम बारी बारी से इन सभी के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वास्तविक फलन क्या है। वास्तविक फलन, क्योंकि अभी हमने कहा था कि कुल वास्तविक फलन जो हमें 11th कक्षा में पढ़ना है वो है ये 7। ठीक है, लेकिन वास्तविक फलन है क्या? तो वैसा फलन जिसका प्रांत और सहप्रांत दोनों वास्तविक संख्या हो। या आप कहो कि प्रांत और परिसर भी तो सहप्रांत से ही प्राप्त होता था। हम यहाँ पे परिभाषा में कह सकते हैं कि वैसा फलन जिसका प्रांत एवं परिसर दोनों वास्तविक हो, वास्तविक फलन कहलाता है। वास्तविक फलन कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि यदि हम कोई ऐसा फंक्शन ले लें जिसके प्रांत में भी कोई वास्तविक संख्या हो, जैसे कि 2, 5, 1.4 इस प्रकार का, और इसके यदि परिसर में भी इसी टाइप का हो, जैसे 1, 2, 3 कुछ भी, दोनों में हम वास्तविक ले रहे हैं, दोनों में वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के फलन को हम कहेंगे वास्तविक फलन। इसका प्रांत यदि इस प्रकार से, मान लीजिए इसका प्रतिबिंब है, तो इस प्रकार के फलन को कहेंगे हम वास्तविक फलन। लेकिन यदि मान के चलिए कि केवल इसका परिसर वास्तविक हो, केवल यदि इसका परिसर वास्तविक हो और प्रांत में कुछ दूसरा दे दे ABC, तब इस प्रकार के फलन को हम कहेंगे वास्तविक मान फलन। इस प्रकार का फंक्शन होगा वास्तविक मान फलन। ओके, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि वास्तविक फलन क्या है। दूसरा है, अब समझते हैं हम वास्तविक फलन के प्रकार को। तो इसमें पहला था तत्समक फलन। तो देखिए यहाँ पे पहला तत्समक फलन। परिभाषा समझ लेते हैं कि वैसा फलन जिसका प्रांत और परिसर दोनों वास्तविक हो, साथ साथ इसका यदि ग्राफ आरेख खींचा जाए तो वह मूल बिंदु से होकर के गुजरता हो, मूल बिंदु से एक रेखा के रूप में सीधा गुजरता हो, तो उस प्रकार के फलन को हम कहेंगे तत्समक फलन। अर्थात हमने कहा वैसा फलन जिसका प्रांत एवं परिसर दोनों वास्तविक हो तथा इसका ग्राफीय निरूपण मूल बिंदु से
मूल बिंदु से सीधी रेखा में गुजरती हो, सीधी रेखा में गुजरती हो, तत्समक फलन कहलाता है। समक फलन कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में कहें तो फंक्शन हम ले सकते हैं f(x) बराबर x। यदि आप इसका एक ग्राफ खींचना चाहो तो आप इस प्रकार से 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि इस प्रकार से हम एक बॉक्स बनाते थे जिसमें हम x का मान एक में अपना एक अक्ष रखते थे, तो दूसरा में फंक्शन f(x) अर्थात तो y का मान मिलता था। यदि हम x का मान 1 रखें तो x का मान यदि हम 1 रखें तो हमें x का मान भी 1 मिलेगा। यदि x का वैल्यू यदि हम 2 रख दें तो इसके जगह पे 2 ही मिलेगा। यदि x के जगह पे यदि हम 3 को रखें, आप चाहें तो f(x) के जगह पे y भी मान सकते थे, अर्थात y बराबर x। तो 3 रखेंगे तो 3, 4 रखें तो 4, और इस प्रकार से यदि इसका हम ग्राफ खींचें तो हमें मिलेगा इस प्रकार से x का वैल्यू 1 यदि रखा जाए, 1 इधर, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से हम यदि इसको ड्रॉ करें, इधर भी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। यदि x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 ये इसको हम कहते हैं x एक्सिस और इसे कहते हैं y एक्सिस। x का वैल्यू 1 अर्थात 1 पे एक सीधी रेखा खींचेंगे और y का वैल्यू 1 अर्थात y पे भी एक सीधी रेखा खींचते हैं, और ये जहाँ पर काटता है वह बिंदु हमारा हो गया 1, 1। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। इसी प्रकार x का मान 2 ले लें तो 2 पर एक सीधी रेखा खींचिए, और फिर y का वैल्यू 2 लें तो 2 पे फिर से सीधी रेखा खींचेंगे, और ये रेखाएं जहाँ पर काटेगी वह हमारा हो जाएगा बिंदु 2, 2। इस प्रकार से आप आगे और भी कर सकते हो। 3 पर ये जहाँ पे काटेगा वह हो जाएगा बिंदु आपका 3, 3। अब यदि इन बिंदुओं को यदि आप सीधी रेखा से मिलाएं तो देखेंगे कि यह मूल बिंदु से होकर के गुजरेगी। तो इस प्रकार का जो हमारा फलन होता है उसे हम कहते हैं तत्समक फलन। अब अगला देखते हैं दूसरा, बहुपदीय फलन। यदि हम इसके परिभाषा की बात करें तो वैसा फलन जो एक बहुपद के रूप में हो। बहुपद के रूप होने का मतलब कि आपका इस फॉर्म में होना चाहिए ax² + bx + c, या आप कहें तो ax + b, या आप इसी को कह सकते हैं ax³ + bx² + cx + d। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है इस टाइप से, मतलब कोई भी बहुपद के रूप में होना चाहिए। याद रहे कि किसी भी बहुपद में चर का घात हमेशा कोई ना कोई पूर्णांक ही होता है। चर का घात धनात्मक पूर्णांक होता है, याद रहे कि किसी भी बहुपद में चर का घात, चर जो है x, इसका घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होगा। तो यदि इस प्रकार का यदि कोई फंक्शन होता है तो उसे हम कहते हैं बहुपदीय फलन। ओके, अगला है, तीसरा है अचर फलन। अचर फलन तो वैसा फलन जिसका मान अचर हो, मतलब जिसका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता हो। जैसे कि हम कह सकते हैं f(x) बराबर 5 यदि हम ले लें तो इसका मान यदि आप इसका यदि ग्राफ खींचो, इसका यदि ग्राफ खींचा जाएगा तो वह हमेशा x एक्सिस जो हमारा है इसके समानांतर से ही गुजरेगा। जैसे आपको याद है कि फंक्शन को हम f(x) को हम y भी कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं y = 5। तो यदि इस प्रकार यदि हम ग्राफ खींचें तो इसके लिए x का वैल्यू हम चाहे कुछ भी ले लें, x का वैल्यू, y का वैल्यू, यदि x का मान हम 0 लें तो भी y का मान 5 ही होगा, क्योंकि इसके साथ y x तो है ही नहीं।
यदि हम x का वैल्यू यदि हम 5 लें तो भी इसका वैल्यू 5 होगा, और x का वैल्यू यदि हम 3 ले लेते तो भी इसका वैल्यू 5 ही होता, क्योंकि x का कोई प्रभाव y पर नहीं पड़ रहा है। अर्थात x का वैल्यू आप 0 लो या 5 ले लो या आप 3 ले लो, कब हर स्थिति में मान लीजिए यहाँ पे यदि 5 है तो हर स्थिति में इसके लिए 5 है तो इसके लिए भी 5 ही होगा और इसके लिए भी 5 ही होगा। अर्थात इससे गुजरने वाली जो रेखा होगी वह x एक्सिस के समानांतर होता है। ये होता है अचर फलन। तीसरा हो गया। चौथा है परिमेय फलन। परिमेय फलन, इसके बारे में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि वैसा फलन जिसका अंश और हर दोनों एक फंक्शन के रूप में हो, अर्थात ऊपर में भी एक फंक्शन हो, मान लेते हैं ऊपर वाला फंक्शन को f(x) और नीचे में भी एक फंक्शन हो g(x), दोनों फंक्शन के रूप में हो, अंश और हर दोनों, तो आप कह सकते हैं कि वैसा फलन जिसका अंश तथा हर दोनों एक फलन के रूप में हो, जहां हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात जहां g(x) डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस प्रकार के फलन को हम कहेंगे परिमेय फलन। ओके, तो अगला देखते हैं चिन्ह फलन। चिन्ह फलन, इसे हम चिन्ह फलन में होता क्या है कि इसका फंक्शन का मान या तो -1 होता है या 0 होता है या 1 होता है। ओके, इसमें -1 होगा यदि x का मान 0 से कम हो, 0 से कम होता है उसके लिए फंक्शन होगा -1। यदि x का मान 0 के बराबर हो तो फंक्शन हो जाएगा 0, और यदि x का मान फंक्शन x से यदि बड़ा होता है तो फंक्शन हो जाएगा 1। अर्थात हम फंक्शन को इसके रूप में प्रदर्शित करते हैं। यदि इसके हम ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है कि फंक्शन 0 के लिए तो 0 ही होता है। यदि हम 0 से अधिक के लिए बात करें, अर्थात 0 से ज़्यादा x का मान हम कुछ भी ले लें, ठीक है, x का वैल्यू यदि हम इससे ज़्यादा कुछ भी ले लें तो y का मान क्या होगा कि -1 + 1। याद रखिएगा, 0 से यदि हम कम कुछ भी लेंगे तो x का मान यदि लिया जाए तो फंक्शन जो होगा वह होगा आपका इससे कम। x का मान यहाँ है आपका, x का मान तो इस पर प्रदर्शित करते हो 0 0, -1 -2 -3, इस प्रकार से। तो हमने कहा कि यदि x का मान 0 से छोटा कुछ भी लिया जाए तो उसके लिए फंक्शन ये हो जाएगा आपका -1 ही मान देगा। याद रहे कि हमने यहाँ पे केवल इसको क्लोज कर दिया है, बीच में इसको भरे नहीं है। यदि भर देते तो इसका मतलब है कि 0 पर भी इसका वैल्यू -1 होता, जबकि 0 पर वैल्यू 0 होता है, 0 पर 0 होता है और 0 से कम के लिए होता है। इसलिए हमने इसको केवल एक राउंड कर दिया है और इस यहाँ पे एक एरो का सिंबल बायां तरफ दे दिया। इसका मतलब x के किसी भी मान के लिए इसका y का मान -1 ही होगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम 0 से अधिक कुछ भी ले लें तो उसका मान यहाँ भी हम यहाँ पे केवल राउंड कर रहे हैं, बीच में इसको भरेंगे नहीं, तो उससे अधिक के लिए वैल्यू जो है सो आपका 1 पे होगा। ओके, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो चिन्ह फलन को। अगला है मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन। 6 मापांक फलन। इस मॉडुलस फंक्शन को हम प्रदर्शित करेंगे मोड x से, अर्थात फंक्शन को मोड x द्वारा परिभाषित करते हैं। और मोड का अर्थ होता है किसी भी संख्या को यदि वह निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यदि मोड के अंदर उसको रखा जाए तो उससे जब वह बाहर निकलता है, अंदर तो वह निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन यदि मोड से वह बाहर निकलता है तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अर्थात
इसका यदि हम प्रांत की बात करें तो आप कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हो। यदि हम इसके परिसर की बात करें तो वह कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, अर्थात जब भी होगा वह 0 से बड़ा होगा और इन्फिनिटिव से छोटा होगा। इस ब्रैकेट का तो अर्थ समझते ही होंगे आप। इसका मतलब है बंद खुला अंतराल, जो आपने पीछे पढ़ा था। ठीक है, इसका अर्थ हो गया 0 या 0 से अधिक तथा इन्फिनिटिव से छोटा। तो इस प्रकार आप मापांक फलन के बारे में समझ सकते हैं। यदि इसके हम ग्राफ की बात करें तो इसके ग्राफ को समझने के लिए आप इस प्रकार से एक संख्या को ले सकते हो x और एक मापांक फलन मोड x। यदि x का मान आप -2 रखो या -1 रखो या 0 रखो या 1 रखो या 2 रखो, जब ये मोड से बाहर निकलेगा, मोड के अंदर में -2 को रखेंगे तो बाहर निकलेगा तो वह पॉजिटिव हो जाएगा, अर्थात इसका वैल्यू होगा 2, इसका हो जाएगा 1, इसका हो गया 0, 1, 2। और यदि इसका आप ग्राफ खींचते हो तो इस प्रकार से x का वैल्यू यहाँ पे, x का वैल्यू, इसका मान y का, तो x का मान यहाँ पे तो आपका ओरिजिन है 0, 0, इधर में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से, इधर में -1, -2, -3 इस प्रकार से, ऊपर में होता है 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। यदि हम x का वैल्यू -2 को लें तो y का वैल्यू है 2 हो जाता है, अर्थात ऊपर से काटेगा तो यहाँ पे मिलेगा। फिर x का वैल्यू -1 लिया जाए तो y का मान होता है 1, अर्थात यहाँ से मिलेगा। इसे यदि आप मिला दो तो इस प्रकार से ये ओरिजिन तक पहुँच जाएगा। ठीक उसी प्रकार उधर से यदि हम 1 लें तो ये बिंदु इस प्रकार से मिल जाएगा, फिर 2 का यहाँ से मिल जाएगा, और जब आप इसे मिलाओगे तो ऐसे चला जाएगा। इस प्रकार से आप मापांक फलन को समझ सकते हैं। इसी में हम कुछ और भी बातों को करना चाहें तो लिख सकते हैं कि मापांक फलन जो होता है इसके अंदर में हम पॉजिटिव को भी लेते हैं, निगेटिव को भी ले सकते हैं, अर्थात प्लस का मतलब हुआ प्लस में भी और माइनस में भी। पॉजिटिव का अर्थ है कि यदि x का मान 0 या 0 से बड़ा है तो हम इसे कहेंगे पॉजिटिव में लेंगे x को, और यदि यह निगेटिव होता है तो इसका अर्थ है कि x का मान 0 से छोटा है। और इस प्रकार आप मापांक फलन को समझ सकते हैं। अगला देखते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, यदि हम इसमें बात करें तो इसे गुरु कोष्ठक में x लिख करके इतना के द्वारा हम इसमें प्रदर्शित करते हैं इसे। और इसका अर्थ होता है, देखिए इसके नाम में ही है पूर्णांक, अर्थात इसका जो भी इसका फंक्शन होगा वह मान हमेशा एक पूर्णांक के रूप में देगा। अर्थात महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है वह इस प्रकार से होगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे, यह जब भी होगा कोई ना कोई पूर्णांक ही होगा, जैसे कि 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 1, 2 इस प्रकार से ऊपर भी बहुत सारा हो सकता है और नीचे भी -3, -4, -5 इस प्रकार से बहुत सारा, ऊपर भी 2, 3, 4, 5। तो हम 4-5 अक्षर पे इसे समझ लेते हैं, 4-5 पूर्णांक पे हम समझ लेते हैं कि इसे क्या होता है इसमें। कि देखिए 0 तभी हो सकता है कि यदि x का मान 0 या 0 से अधिक हो और ठीक इसका अगला पूर्णांक 1 से यह कम हो, तो इसे हम कहेंगे इसका मान होगा 0। उसी प्रकार यदि x का मान -1 या -1 से अधिक हो लेकिन ठीक इसका अगला पूर्णांक 0 से कम हो तो फंक्शन होगा -1। यदि x का मान -2 या -2 से अधिक हो किंतु अगला पूर्णांक -1 से कम हो तो इसका हो जाएगा, फंक्शन होगा -2, इसका मान होगा -2। ठीक उसी प्रकार यदि x का मान 1 या 1 से अधिक हो किंतु अगला पूर्णांक 2 से कम हो तो इस फंक्शन को हम कहेंगे मान होगा 1। और यदि x का मान 2 या 2 से अधिक हो किंतु इसका अगला पूर्णांक अर्थात 3 से कम हो तो इस फंक्शन का मान होगा 2। यदि हम इसके ग्राफ की बात करें तो आप इसके ग्राफ को इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हो।
यहाँ पे आपका होगा 0 0। यदि हम कहें तो इधर में 1, ये आपका एक्स एक्सिस है, 2 3 4, और इधर में हो जाएगा -1 -2 -3, ऊपर में 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। अब यदि हम इसे ड्रॉ करें तो देखिए इसे कैसे कर सकते हैं। यदि हम 2 वाले को ध्यान में रखें तो x का मान यदि हम 2 या 2 से अधिक के लिए, फंक्शन जब 2 मान कब देता है, 2 देता है कब, जब हमारा रेंज होना चाहिए 2 या 2 से एभव लेकिन 3 से कम। तो 2 देखिए यहाँ पर है, तो x का मान 2 या 2 से अधिक, वैल्यू कब देना है हमको, वैल्यू देगा 2 y का मान, फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन देगा 2, कब, जब x का मान 2 या 2 से अधिक लेकिन 3 से कम। तो देखिए इस लाइन पे ये जाएगा, क्योंकि इस लाइन के लिए y का मान होने वाला है 2 हो रहा है। तो इस लाइन पे देखिए कहाँ पे होना चाहिए, 2 और 3 के बीच में। अर्थात यदि हम इसे समझें तो यहाँ पे हम दे सकते हैं गोल देकर के हमने इसे बंद कर दिया। इसका मतलब कि 2 भी शामिल है, 2 या 2 से अधिक, लेकिन 3 को शामिल नहीं करना है, तो यहाँ पर एक गोल सर्किल केवल खींच करके छोड़ देंगे। तो इसका मतलब हो गया 2 या 2 से अधिक लेकिन 3 से कम है, तो फंक्शन का मान होगा 2। ओके, उसी प्रकार यदि हम इसकी बात करें तो 1 कब होगा, तो 1 होगा यदि इसका मान क्या होना चाहिए, यदि इसका मान 1 या 1 से अधिक हो। तो यहाँ पे हम आएंगे 1 पे गोल करेंगे इस प्रकार से, इसको बढ़ाएंगे और 2 से हो जाएगा कम। 1 और 2 के बीच में था तो 1 पे एक लंब खींचो, 2 पे खींचे, और फंक्शन का मान 1 है तो 1 के सामने इस प्रकार से। ठीक उसी प्रकार 0 कब होगा, तो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, तो 0 तो शामिल हो सकता है, अगला शामिल नहीं होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे सर्किल करके छोड़ देंगे और इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे। ठीक इसी प्रकार -1 से 0, इस रेंज को लेंगे -1 से लेकर के 0 के मध्य, तो क्या होना चाहिए, -1 तो शामिल है, -1 के इक्वल में भी है, तो -1 पे हम सर्किल को डार्क कर देंगे और 0 तक इसको मिला करके 0 पर एक छोटा सा सर्किल डाल देंगे। तो इस प्रकार से आप महत्तम पूर्णांक फलन को भी आप समझ सकते हैं। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.3 के बेसिक को समझा। मिलते हैं अगले क्लास में इस एक्सरसाइज के प्रश्नोत्तर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।